आप ये जान चुके हैं कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस के साथ साथ इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या होता है। आपको कोर्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का भी पता चल चुका है। नाउ यू आर वेरी familiar with Vmax and Michaelis Menten constant and you know कि enzyme immobilization से क्या होता है। You know what is competitive and non-competitive inhibition. So let's have a look on structured questions of A-level enzymes. My dear students, today we are going to do some past paper questions from this chapter Enzymes. The question number 7. Okay, can I explain how enzymes lower the activation energy needed to allow reactions to proceed? एंजाइम जो है ये क्या कर रहे होते हैं? तो एंजाइम्स क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, दे कैन प्रोवाइड सम ऑल्टरनेटिव पाथवे. They bring reactants closer to each other. So that they can make or break the bonds easily. ऊपर एक क्वेश्चन था, ये कंटिन्यूएशन क्वेश्चन हमारे पास इसमें वो नहीं आ सका. The figure 3.2 shows the results of an investigation into the effect of substrate concentration on rate of reaction catalyzed by some lysozyme. State the lowest substrate concentration to give the maximum rate of reaction Vmax. वो हमारे पास जो लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है जो कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन दे रही है वो यहाँ ऊपर देखिए कांस्टेंट होने से पहले वो ये है. तो ये स्केल पकड़कर आप यहाँ से लाइन लगाइए. इस लाइन से आपको पता चल जाएगा कि वो कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो वो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास बन रही है बेटे 2.9 मिलीमोल. लेकिन अगर कोई बच्चा इसका आंसर 2.7 कर देता है, 2.7 से लेकर 3 तक करता है तो वो भी ठीक माना जाएगा. फिर कहता है डिटरमिन माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. तो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के लिए आप ये देखिएगा कि जो इसका यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है 3.2 है. तो 3.2 का जब अगर हम हाफ देखें, 3 का हाफ 1.5, 3.2 का हाफ ऑलमोस्ट 1.6. ये 1.5 आ गया और ये 1.6 है. 1.6 से आप एक लाइन ड्रॉ करें और इसको वहाँ नीचे सीधा ले आए लाइक दिस. ये 1 आ गया. तो हमारे पास माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है इसका 1. और आपको ये पता है कि माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है? ये एंजाइम की एफिनिटी शो करता है फॉर सबस्ट्रेट. जितना माइकलिस मेंटन कांस्टेंट की वैल्यू कम हो एंजाइम उतना ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये कर्व ऐसे ना होता, ये कर्व ऐसे होता, I hope you can see this blue line. तो फिर इसका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट उससे भी कम होता है. 0.5 होता. और अगर ये कर्व ऐसे ना होता, ये कर्व यू होता, रेट ऑफ रिएक्शन यू जा रहा होता, तो फिर आप देखिए फिर इसका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 होता है. तो जितना कम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट होता है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होता है और उतना ही ज़्यादा हमारे लिए प्रोसेस एफिशिएंट होता है. कहते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट दी है ए से ई अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स. कहते हैं स्टेट द करेक्ट टर्म टू मैच ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स ए टू ई. Energy level lowered by enzyme action that need to be overcome by reactant in order for the product to be formed. We क्या है? This is activation energy.
The mechanism of enzyme action that relies on active site being partially flexible and changing the shape. ये क्या है? It induced fit model. The term to describe a protein such as an enzyme with a touchy or quaternary structure that results in approximately spherical shape. हम क्या किसके लिए कहते हैं? ग्लोबुलर एंजाइम हमारे लिए क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है. The term for enzyme that functions outside the cell. जो outside the cell काम करते हैं उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम. और जो अंदर काम कर रहे थे उनको हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम बोलते हैं. The concentration of the substrate that enable an enzyme to achieve half the maximum rate of reaction. That is Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant. आगे कहते हैं ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, एक प्रोटीन यही देता है फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. फिगर शो करता है कैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ट्रिप्सिन. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिप्सिन का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, उसके बाद एक पॉइंट पे जाकर हो गया. कहते जी बताओ वी मैक्स क्या है फॉर ट्रिप्सिन. तो वी मैक्स आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्केल लगाऊंगा, देखूंगा ये मैक्सिमम कितनी आ रही है और उस स्केल से एक सीधी लाइन लगा दूंगा. ये 3.4 है. तो ये इसका यूनिट आपने करेक्ट लिखना है 3.4 माइक्रोमोल पर मिनट. कह रहे इसकी KM कैलकुलेट करो. 3.4 का हाफ क्या होगा? 3 का 1.5, 1.6 तकरीबन 1.7. यहाँ से आप एक लाइन यू लगाएंगे और यहाँ से आप एक लाइन यू ले. 0.1 है तो 0.1 से लेके 0.2 के दरमियान हमारे पास 10 ब्लॉक्स आ. ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.15. 0.11 हो गया, 2, 3, 4, ये 0.15. शो यार वर्किंग, जो वर्किंग है ये हमारी यहाँ पर शो हो गई. 0.15 इसका माइक्रोमोल कांस्टेंट है. ठीक है. अब कह रहे हैं इस शेप जो है कर्व की, इसको डिस्क्राइब भी करो और इसको एक्सप्लेन भी करो. 4 नंबर का सवाल है. 2 नंबर की आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन देनी चाहिए और 2 नंबर की आपको इसके लिए एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए. डिस्क्राइब में आप क्या बताएं? आप बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट. रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये बढ़ता चला जा रहा है. ये आपका पॉइंट नंबर 1. दूसरी बात आप क्या बताएंगे? 0.25 तक. ये बहुत स्टीप है. ठीक है. और यहाँ तक अभी सारी की सारी एक्टिव साइट्स यूज नहीं हुई. और यहाँ जाकर आपने बताना है कि एंजाइम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिमिट कर रही है. अगर यहाँ पर एंजाइम ज्यादा होते तो ये कर्व और ऊपर जाता, क्योंकि सबस्ट्रेट तो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है. हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ने लिमिट किया है. नो, सबस्ट्रेट तो मुसलसल बढ़ा रहे हैं. ठीक है.
और बता देंगे कि जब सबस्ट्रेट बढ़ने के बावजूद जहाँ एंजाइम्स लिमिट हो गए वहां पर ये लेस स्टीप हो गए, इस तरह से कांस्टेंट चलने लगा। कहता है ट्रिप्सिन कंपोज होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन से जिसमें 223 अमीनो एसिड्स होते हैं। The active site of trypsin contains 3 amino acids which catalyze a hydrolysis reaction. ये 3 amino acids जो है they occupy the following position in primary structure of trypsin. Histidine है, aspartate और serine है. In the functioning enzyme, these 3 amino acids are close together in the active site. Explain how the structure of protein makes this possible. इस तरह आपको बेसिकली बताना है कि चूंकि वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और वहां पर वो फोल्ड कर रहे होते हैं और कोइल कर रहे होते हैं। सो इनकी फोल्डिंग एंड कोइलिंग कैन ब्रिंग देम टुगेदर, कैन ब्रिंग देम क्लोज टू ईच अदर। करेक्ट। और ये जो फोल्डिंग और कोइलिंग है ये बेसिकली उनको एक टर्शियरी स्ट्रक्चर दे रही थी। और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आप बता सकते हैं ये उनके आपस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्लस हाइड्रोस्टोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, दे प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल। इसलिए एक एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट में इन अमीनो एसिड्स को क्लोज लेके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अमीनो एसिड प्रोटीन में एक सीक्वेंस में हो, कोई यहाँ पर हो सकता है, फिर यहाँ पर, फिर कोई यहाँ आ सकता है, फिर कोई यहाँ आ सकता है, फिर कोई यहाँ। तो इनके नंबर, इसका 57 है, इसका नंबर 102 है और इसका नंबर 195 है, बट स्टिल ये पास है। दे आर क्लोज बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग एंड कॉइलिंग। कहता है जब ट्रिप्सिन फॉर्म करते हैं तो एक और चीज चाहिए होती है एज अ रिएक्टेंट, क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन करनी है चीज, तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास बन जाएगा H2O यानी वाटर। जो रोल प्ले करेगा इसको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है व्हाट इज मेंट बाय एन एंजाइम। काफी मुश्किल सवाल है क्योंकि जो आसान सवाल होते हैं उनके जवाब देना थोड़ा बात मुश्किल हो। तो आप यहाँ पर बताएं कि एंजाइम क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और ये क्या करता है? एंजाइम के रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और क्या कर देता है? लोअर डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर दिया। The elastase has an active site with a specific shape. The mode of action of this enzyme supports log and the hypothesis. कहते हैं explain the mode of action of elastase and you may use the space below to draw diagram or diagrams to help your out. तो पहले आप ये बताएंगे कि जो इसका सबस्ट्रेट है इलास्टिन वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा एक्टिव साइट। ठीक है, अब इसके अंदर जो लॉक है वो एंजाइम है और एंजाइम कौन सा है इसके अंदर? इलास्टेज। और जो की है वो इलास्टिन। उसके बाद आपने बताना है कि इनका आपस में ES कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर उसमें जो उनके बॉन्ड्स हैं, प्रोटीन्स के बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो जाती। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बना लें
This is elastin. This is elastase. This is elastin. Then they form an enzyme substrate complex. ये जुड़ गए आपस में, और उसके बाद आप बताओगे जो आपका इलास्टेज है वो वैसे का वैसे ही रहा, और जो आपका वो था प्रोडक्ट था वो कन्वर्ट हो गया, सबस्ट्रेट था वो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल बचकाना सा सवाल है, पर इलास्टेज के नीचे के ऊपर लिख दो कि ये लॉक है और इलास्टिन जो है ये की है, और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और इसीलिए आपस में बाइंडिंग करते हैं। Again, the enzyme catalase is found in many plants and animal tissues. The enzyme catalyzes the decomposition of hydrogen peroxide, which is toxic product of metabolism. A research team investigated the activity of two forms of catalase, P and Q, extracted from Anopheles gambiae, an important vector of malaria. The team investigated the effect of increasing the concentration of H2O2 on activity of these two forms of catalase. दो कैटलेज लिए जी, एक का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट है इनिशियल और एक का थोड़ा स्लो. With reference, describe and explain the effect of increasing the concentration of H2O2 on activity of catalase P. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो कैटलेज P के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. तो आप बता रहे कि वो जो इसकी एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है टू मैक्सिमम लेवल, ठीक है, और ए जो है वो लेवल ऑफ हो जाता है और वो वी मैक्स तक पहुंच जाता है. पहले इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन 100 पर जाकर ये लेवल ऑफ हो जाता है. पहले इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद ये जाकर लेवल ऑफ हो जाता है और कॉन्स्टेंट सी एक्टिविटी रहती है. और आप इसमें पूरा डाटा भी दे सकते हैं, 0 से लेके 120 तक जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड बढ़ाई जब आपने 100 तक तो 0 से 120 तक चले गया, और उसके बाद 300 तक बढ़ा दी तो 120 से मुश्किल को 125 तक गया. ठीक है, ये बात है. और इसका आपने रीज़न ये बताना है कि चूंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, वो इसकी एक्टिव साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट बाइंडिंग करती है, इसीलिए ये बहुत जल्दी अपनी तमाम की तमाम एक्टिव साइट्स को फिलअप कर लेता है. ये अपनी एक्टिव साइट्स को बहुत जल्दी फिलअप कर लेता है क्योंकि इस एंजाइम की, ये वाले एंजाइम की हैज मोर एफिनिटी. इस एंजाइम की एफिनिटी ज़्यादा है. कहते हैं metal ions act as a non-competitive inhibitor of catalase. Explain how copper ion can act as a non-competitive inhibitor. तो non-competitive inhibitor में आप बताएंगे they can bind to allosteric sites, और इनकी जो बाइंडिंग है ये परमानेंट नेचर की होगी. They can bind permanently. ठीक है, de-shaping the active site. अगर ये एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, अगर यहाँ पर आकर बाइट कर जाता है तो ये जो स्ट्रेन पड़ेगा ये इस एक्टिव साइट का मुंह को तंग कर देगा.
जो एक्टिव साइट पहले इतनी खुली थी अब एक्टिव साइट तंग हो जाएगी। तो जो इतना बड़ा सबस्ट्रेट था वो अब इसके साथ जाकर जो है वो अटैच नहीं कर पाएगा, तो ये एंजाइम जो है ये डी नेचर हो जाएगा, डी नेचर कैटेगरी में है। इस तरह से ये नॉन कंपैटिबल इनहिबिटर बन सकते हैं। कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर कैन आल्सो इनहिबिट carrier protein in cell surface membrane. Explain why carrier protein are required in cell surface membrane. उनका भी carrier protein का cell surface membrane में काम है, तो ये दो काम करती है। नंबर 1, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रोल प्ले करती है, प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये अपना रोल प्ले करती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज, खास तरह के एंजाइम्स का यूज करते हुए जिनको हम सेलुलोसिस कहते हैं कि जो सेलोबायोज है वो डाइसैकेराइड है जो सेलुलोज डाइजेशन के दौरान बनता है, और सेलुलोज known as beta glucosidase completes the digestion of cellulose by hydrolyzing the cellobiose molecule to produce 2 beta glucose molecules. Draw the ring structure of 1 beta glucose molecule in the space provided. तो बीटा ग्लूकोज के लिए हमने आपको क्या बताया था, ऊपर नीचे, राइट। सबसे पहले यहाँ पर आप एक ऑक्सीजन बनाएं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज बन गया। तो मैं बच्चों को हमेशा वो गाना गा के समझाता होता हूँ, और वो क्या है, हम कहते हैं ऊपर नीचे बीटा ग्लूकोज, नीचे नीचे ऊपर नीचे अल्फा ग्लूकोज। अल्फा से बनता है स्टार्च और ग्लाइकोजन, और बीटा से बनता है सिर्फ सेलुलोज। तो सेलुलोज की बात हो रही थी, तो आप देखिए हमने यहाँ पर बीटा ग्लूकोज बना कहता है 2 बैक्टीरिया से लिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस और थर्मोटोगा मैरिटियामा से, बड़े मशहूर बैक्टीरिया है। जैसे बॉलीवुड में सलमान खान और शाहरुख खान मशहूर है, इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस और थर्मोटोगा मैरिटियामा मशहूर है। Figure show the result of the investigation into the effect of temperature between 0 and 100, and represents the lower temperature and H represents the highest. सबसे पहले जरा ट्यूमेफेशियंस को देखो, ट्यूमेफेशियंस कहाँ से शुरू हुआ है। ट्यूमेफेशियंस ने 10 डिग्री से एक्टिविटी शुरू की है, बहुत डीप एक्टिविटी दिखाई है अप टिल 15, फिर 20 तक भी, 20 से आगे भी, 30 तक भी, और 30 से लेके 40 तक ये मैक्सिमम पे चले गया। तो इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बन गया 40, और 40 से ऑनवर्ड स्टीप डिक्लाइन, उसके बाद फिर थोड़ा कम डिक्लाइन। जबकि हमारे पास जो हमारा दूसरा वाला है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 30 से शुरू हो रहा है, उसका 30 को ऑलमोस्ट ऑप्टिमम पे लेके जाने वाला था, उसका 30 को ऑलमोस्ट ऑप्टिमम पे लेके आने वाला था, और ये 30 से शुरू हो रहा है, फिर होते 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 ये अपना ऑप्टिमम बना रहा है जाकर 80 डिग्री के ऊपर, और उसके बाद स्टीप डिग्री स्टेज। मैंने आपको सारे डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स बता दी। विद रेफरेंस डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ 2 एंजाइम। 4 डिफरेंस बताने। पहला डिफरेंस इनका स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा डिफरेंस इसका स्टीप इंक्रीज और इसका लेस स्टीप इंक्रीज, तीसरा डिफरेंस इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर, चौथा डिफरेंस इसकी डीनेचुरेशन स्टार्ट होती है राइट आफ्टर 40, इसकी डीनेचुरेशन स्टार्ट हो रही है राइट आफ्टर 80, ठीक है। ये चौथा डिफरेंस हो गया। Both ALT act on cellobiose. They have similar but not identical primary structure. So just how similarities and difference between primary structure of 2 enzymes could help to explain the results obtained in this investigation. आप इसमें सीधी सीधी बात ये बताओगे कि डिफरेंट
प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की वजह से उसमें जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड है वो वेरी कर रही है, और हमारे पास जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को विथस्टैंड करता है। अब जो हमारे पास दूसरा एंजाइम था जिसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी बहुत हाई टेम्परेचर पर आ रही थी, उसमें जरूर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ज्यादा हो, जरूर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ज्यादा हो। तो ज्यादा डाइसल्फाइड बॉन्ड होने की वजह से उसमें जो आपको एक्टिविटी नजर आ रही है वो आपको ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं हाई टेम्परेचर पर थर्मल स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या था? सिमिलैरिटीज ये हो सकती हैं कि उनकी एक्टिव साइट की शेप सिमिलर है, क्योंकि उन्होंने तीन सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करना है। और डिफरेंसेस क्या हो सकती हैं? उनकी साइड चेन्स डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The figure shows two ways in which enzyme interact with the substrates. Explain the difference between two ways how enzyme interact with these inner substrates. ये जो पहला वे है ये शो कर रहा है लॉग एंड की को, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री शेप है, और दूसरा जो है ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल को शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर इस सबस्ट्रेट में एंजाइम ने अपने अंदर चेंजेस लेके आया है, सबस्ट्रेट भी कुछ चेंजेस लेके आया है और उसने इसको यहाँ पर अकोमोडेट किया है। हमें यहाँ पर इसकी एक अकोमोडेशन नजर आ रही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, ब्लड में होता है, और फिगर 4.2 शो कर रहा है उसका मॉलिक्यूलर मॉडल with reference to 4.2 and parts labeled P and explain the term secondary structure. तो ये आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि वो क्या होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं? आपको जो क्यू नजर आ रही हैं वो अल्फा हेलिक्स है, और पी क्या है? बीटा प्लीटेड शीट्स। तो आपने इनके बारे में बताना है कि ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनती हैं जो क्लोजली प्लेस्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं अमंग देम, उनके माबैन। और हमें बताना है कि बीटा प्लीटेड शीट्स में जो उनके इंटरेक्शन होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो यू बन रहे होते हैं। ये जो मैं पर्पल डॉट्स से दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनमें यू सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं, और अल्फा हेलिसेस में कैसे बन रहे होते हैं? लाइक दिस। तो अगर हमारे पास ये अमीनो एसिड है वहां पर ये बॉन्ड कैसे बन रहे होते हैं? ये हाईलाइटर से शो कर रहा हूँ, वहां पर बॉन्ड यू बन रहे होते हैं, इनके दरमियान आपस में सीधे सीधे
ऐसे ही एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी हार्ड वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गई कि कार्बोनिक एनाहाइड्रेज का रोल बताओ जो ब्लड में वो करता है। वो कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है एंजाइम हेक्सोकाइनेज का, और बाइंड करा है सबस्ट्रेट के साथ जो कि ग्लूकोज है, प्रोडक्ट जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है हमें। हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय दिस मैकेनिज्म और इंड्यूस फिट। आपको इंड्यूस फिट एंजाइम के बारे में बताना है। इसके अंदर हेक्सोकाइनेज अपनी शेप में चेंज लेके आता है ग्लूकोज को अपने अंदर कॉम्पोनेट करने के लिए, ताकि तो उसके साथ फिट इन कर जाए, उसके साथ बाइंड कर जाए, एंड दिस इज रिड्यूस फिट मॉडल।